हाँ भाई, तो कंसेप्ट लेक्चर 3 जो है वो बहुत ही इजी है और एक बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अपनी अवेयरनेस को हाई रखिएगा। ये बिकॉज बिल्कुल फ्री के मार्क्स आप बोल सकते हो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे की समझ बता देता हूँ कि इसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। तो देखो, आपका जो क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर, उसके अंदर या तो भाई टाइम डेज के अंदर दिया होता है, या आवर्स के अंदर दिया होता है, या मिनट्स के अंदर दिया होता है, यानी कि कई सारे यूनिट्स हैं। तो वो जिस भी यूनिट में एग्जामिनर मतलब दे आपके क्वेश्चन के अंदर टाइम को, मान लो उसने डेज में दे दिया, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो एक आदमी जो काम करता है वो 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, एक आदमी 1 यूनिट काम करता है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर डेज बोला है तो ऐसे मान लो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अगर आर्स की बात हो रही है तो आर्स और डेज वाले में फ़र्क क्या होता है, बस डेज को हटा के उसकी जगह आर्स लिख देते हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में तो कुछ फ़र्क होता है नहीं, है ना। तो मतलब कि पर यूनिट टाइम में, एक गिवन टाइम में एक आदमी जो काम कर रहा है वो 1 यूनिट है। तो इसका मतलब 30 आदमी जो काम कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा भाई, वो 30 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो इसका मतलब क्या है, 30 आदमी एक दिन में जो भी काम करेंगे वो 30 यूनिट हो गया। तो मान लो 30 आदमी 40 दिनों में किसी काम को करते हैं। 30 आदमी 40 दिनों तक लगे रहे तो किसी काम को करते हैं, तो मेरे को ये बताओ टोटल कितने यूनिट्स का काम कर लेंगे। तो भाई देखो, एक आदमी तो 1 यूनिट काम करता है, तो 30 आदमी 30 यूनिट काम करते हैं। तो एक दिन के अंदर 30 आदमी 30 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 40 दिनों के अंदर 40 × 30 1200 यूनिट काम कर देंगे। तो टोटल कितना काम कर देंगे वो, 1200 यूनिट का। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पर इसकी जगह 60 आदमी लगा दूँ तो कितने दिन लगेंगे। तो भाई तब आप बोलोगे कि भाई 1200 यूनिट काम करना है। इसको इसके साथ कंपेयर मत करना, इन जनरल बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ मत कंपेयर करना, इन जनरल देखो कि 1200 यूनिट को अगर 60 आदमी करने लगे तो भाई रोज 60 यूनिट हो जाएंगी। तो कितने दिन लग जाएंगे, 60 दूनी 120, टोटल 20 दिन लग जाएंगे। तो अगर 60 आदमी 20 दिन तक काम करें तो 1200 यूनिट काम हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर मैं यहीं पर यह बोलूँ कि भाई अगर मैं 10 बंदे लगा दूँ, तो फिर आप सोचोगे कि अच्छा 1200 यूनिट काम करना है और भाई 10 बंदे लगा रहे हैं, तो इनको टोटल 120 दिन लग जाएंगे। मतलब 10 आदमी अगर 120 दिन तक काम करें तो 1200 यूनिट काम होगा। ठीक है, अगर यहीं पर मैं 24 बंदे लगा दूं, या फिर मैं आपको उल्टा बोलूं कि भाई 24 दिनों में काम करना है, तो तब आप देखोगे कि भाई 1200 यूनिट काम करना है और 24 दिनों में करना है। तो एक दिन में कितनी यूनिट करनी पड़ेंगी, 24×5 120, 50 यूनिट। यानी कि हमें एक दिन में 50 बंदे चाहिए। अगर 50 बंदे 24 दिनों तक काम करने लगेंगे तो 1200 यूनिट काम हो जाएगा। और इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 40 आदमी बोल लूंगा, पहले 40 दिन बोले थे, अभी अगर 40 आदमी बोल लूंगा तो भाई 30 दिनों में कर देंगे काम 1200। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर कंसेप्ट अब तक आपने पकड़ लिया होगा कि भाई हमारा जो टोटल वर्क है, हमारा जो काम है, मैं उसी काम को अलग अलग ग्रुप से करवा रहा हूँ। काम टोटल 1200 है, उसी काम को मैं अलग अलग ग्रुप से करवा रहा हूँ, काम उतने यूनिट है। तो मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होएगा, 30×40 1200, 60×20 1200 एंड सो ऑन, जितनी भी सिचुएशन है। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको यही क्वेश्चन देता है कि 30 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर रहे हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपने तो देख लिया कि भाई इनका प्रोडक्ट सेम है, 30 आदमी 40 दिनों में कर रहे हैं तो 1200 आएगा, और 20 आदमी जितने भी दिनों में करेंगे तो भी 1200 आना चाहिए, उसी काम को कर रहे हैं, 1200 यूनिट काम खत्म करना है। तो मतलब कि 30×40, 30×40 इज इक्वल टू 60 इंटू जो भी एग्जामिनर ने पूछा। समझ गए कि 30 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर रहे हैं, तो 60 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो बस ये दोनों बराबर होने चाहिए, 30×40 बराबर है 60 इंटू जो भी उसने पूछा, 30×40 बराबर है 20 इंटू जो भी उसने पूछा। तो यहाँ पर ये 30 क्या है, ये है मैन, और 40 क्या है, डेज। तो यहाँ पर इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हमने एक फॉर्मूला बना दिया, क्योंकि एग्जामिनर ने दी है दो सिचुएशंस। ये फर्स्ट सिचुएशन है कि भाई 30 बंदे 40 दिनों में किसी काम को कर रहे हैं, और ये दूसरी सिचुएशन दे दी, दूसरी स्थिति कि भाई 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर हमने बना दिया फॉर्मूला क्या, कि M1 × D1 इज इक्वल टू M2, ये है भाई 20 आदमी इंटू जितने भी दिन में वो करेंगे, M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2, क्योंकि सेम काम को कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल वर्क की जो यूनिट्स हैं वो बराबर होंगी, यहाँ पर टोटल वर्क की जो यूनिट्स हैं उनके।
m1 इंटू डी वन इज इक्वल टू m2 इंटू डी टू। तो सिंपल आपके इस फॉर्मूले के पीछे का राज मैंने बता दिया, तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और याद करने की बात नहीं है, आप तो समझ गए होंगे, मैंने आपको इसकी समझ बता दी है, तो इसमें रटने की क्या बात है, इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। इफ 36 men can do a piece of work in 25 days, in how many days will 15 men do it? तो अच्छा 36 मैन कर सकते हैं 25 डेज में, मतलब m1 इंटू डी वन इज इक्वल टू इन हाउ मैनी डेज इज इक्वल टू m2 इंटू डी टू। तो भाई 15 आदमी कितने दिनों में करेंगे, वही है ना, m1 डी वन इज इक्वल टू m2 डी टू। तो यहाँ पर तो मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो आप क्या करोगे, देखो आपको पता है 15 नीचे जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या फिर एक बार आपने ऐसे लिख लिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि भाई 36 इंटू 25 इज इक्वल टू 15 इंटू समथिंग, तो 5 3 15 ऐसे ही काट लिया करो। पता नहीं स्टूडेंट यहाँ पे क्यों लेके जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही काट लिया करो ना, 5 3 15 पाँचों पाँचों 25 3 12 12 5 60, तो कुल मिलाकर भाई क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया 60, तो मतलब कि टोटल 60 दिन लग जाएंगे। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। 39% कैन रिपेयर ए रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स ए डे। तो यहाँ पर अब एग्जामिनर ने क्या किया, एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, 5 घंटे ले आया। तो भाई हमने अपने फॉर्मूले को एक्सटेंड कर लिया। पहले क्या था, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, अभी उसने आवर्स ले आया ना, वो घंटे ले आया, तो हमने h1 और h2 और डाल दिया। तो कुल मिलाकर एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर 2 सिचुएशंस दे रहा है। तो भाई बस इस तरह का फॉर्मूला, ये भी उसी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। पिछला जो फॉर्मूला m1 d1 था वो नंबर ऑफ डेज पे था, ये नंबर ऑफ आवर्स पे बेस्ड है। तो बस इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, पहले वाली सिचुएशन की सारी वैल्यूज पुट कर दो और दूसरे वाली सिचुएशन की एक वैल्यू मिसिंग होएगी या किसी भी एक सिचुएशन की एक वैल्यू मिसिंग होएगी और वो हम निकाल लेंगे क्योंकि बाकी सारी गिवन होंगी। तो देखो 39%, ओके 39 मैन कैन रिपेयर ए रोड इन 12 दिन, ओके इन 12 दिन, वर्किंग 5 आवर्स ए डे, वर्किंग 5 आवर्स ए डे, इन हाउ मैनी डेज, अच्छा ये पूछा है, डेज की वैल्यू पूछी है तो मैंने डी मान ली। इन हाउ मैनी डेज विल 30%, अच्छा 30 बंदे कितने दिनों में, वर्किंग 6 आवर्स ए डे विल कंप्लीट द वर्क, उसी काम को करेंगे। तो टोटल यहाँ पर काम जितने घंटे का है यहाँ पर भी उतने ही घंटे का है, उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड मैं इन दोनों सिचुएशंस को बराबर में रख रहा हूँ। तो देखो, तो भाई ये हो जाएगा 5 6 6 से 12, देन इस 6 से 12 ये 2 पर जाएगा, देन इस 6 से 1 2 गया, 3 से गया 13 पर, तो इस डी की वैल्यू आ गई भाई 13, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है। तो अब मैंने आपको क्या बोला था कि भाई बिकॉज काम सेम है तो यहाँ पर इस चीज़ को हम इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। अब क्या होगा, आपको लगे कि क्या पता काम अलग अलग हो, है तो जितनी भी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व की जा सकती हैं इस फॉर्मूले के अंदर, उन सारी को इन्वॉल्व करके ये फॉर्मूला ले लो आप। ठीक है, तो क्या होगा, एग्जामिनर नंबर ऑफ मैन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, कितने दिन काम करेंगे उसको भी कर सकता है, कितने घंटे काम करेंगे उसको भी कर सकता है, और कितनी एफिशिएंसी है। क्या पता दूसरे वाला जो ग्रुप आए वो ज़्यादा एफिशिएंसी वाला आ जाए, तो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है, और काम कितना है, वर्क कितना है उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो जितनी भी चीज़ों को वो इन्वॉल्व कर सकता है हमने सारी लिख ली। तो सिंपल सी बात है, देखो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या मतलब है कि ये जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के उन सब के अंदर ये लागू होगा। अगर एग्जामिनर ने, देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, एफिशिएंसी की बात नहीं करेगा, तो इस फॉर्मूले के अंदर से एफिशिएंसी भूल जाओ, जहाँ जहाँ पर भी उसने वैल्यूज दी हैं उनको पुट करो। अगर उसने वर्क बताया है कि भाई वर्क इतना है इस केस में इतना है, और वो क्या करेगा, एक चीज़ आपसे पूछ लेगा, एफिशिएंसी को भूल जाओ। कभी कभी हो सकता है एफिशिएंसी के बारे में वो बात करे और भाई कितने घंटे काम कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में बात भी ना करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उसने पूछा है, जो भी उसने बताया है, जो भी पूछा है, इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ उस चीज़ को आप मान लो, बाकी चीज़ को भूल जाओ। कभी कभी हो सकता है सारी चीज़ों को इकट्ठा भी दे दे, तो इस फॉर्मूले को पूरा यूज़ कर लेंगे। तो बस आपने ध्यान क्या रखना है कि काम कितना कर रहे हैं वो लोग, जो वर्क की क्वांटिटी है वो नीचे डिनोमिनेटर में आती है। जो काम की क्वांटिटी है, जितना काम किया जा रहा है दोनों सिचुएशंस के अंदर, वो डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि हर में आता है हिंदी वालों के लिए,
और बाकी सारी चीज़ें न्यूमरेटर यानी कि अंश के अंदर आती हैं। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब हम सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, तो बस अलर्ट होके मेरे से पहले खुद ट्राई करते रहना पॉज करके। और मैं यहाँ पर सिचुएशन 1 एंड 2 मैं सारी वैल्यूज रखता रहूँगा। देखो 10 मैन वर्किंग 6 आवर्स ए डे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज इन हाउ मैनी आवर्स, तो कितने घंटों के अंदर। इन हाउ मैनी आवर्स ए डे मस्ट 15 मैन वर्क टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। तो देखो एक चीज़ मिसिंग है, तो बस काटना स्टार्ट कर देते हैं, ये चीज़ आ जाएगी। हमने दोनों सिचुएशन को इक्वेट कर दिया कि भाई यहाँ पर जितना काम है उतना यहाँ पर काम है, हमने इक्वेट कर दिया उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। तो अब देखो 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, और भाई 18 दाई 180 होता है, 30 छिके 180। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 6, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इनके अंदर मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो जैसे और क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि 3 मैन वर्किंग, तो यहाँ पर मैन की जगह पर पंप काम कर रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई काम कर रहा है। तो ये भी सेम ही बात है, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो 3 पंप्स वर्किंग 8 आवर्स ए डे कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 डेज। ठीक है, तो भाई 3 पंप वर्किंग 8 आवर्स ए डे कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 डेज। ओके, अब दूसरी सिचुएशन है हाउ मैनी आवर्स ए डे मस्ट 4 पंप वर्क्स टू एम्प्टी द टैंक इन 1 डे। ठीक है, या फिर एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बोल देता कि ध्यान से सुनना मेरी बात को, हाउ मैनी आवर्स ए डे मस्ट 4 पंप वर्क्स टू एम्प्टी ए टैंक विच इज 2 टाइम्स लार्जर 2 टाइम्स बिगर देन द अर्लियर टैंक। तो कि डबल बड़ा है, तो डबल बड़े का क्या मतलब है कि जो काम करना पड़ेगा वो डबल करना पड़ेगा ना पहले के कंपैरिजन में। तो पहले मैं काम को मान लेता, नीचे वर्क लिखते हैं आपको याद होगा, पहले मैं काम को मान लेता 1 और अब काम को मैं क्या मान लेता कि अब वाले काम केस में काम डबल है, अब वाले केस में मान लेता 2। तो ये देख लो उसने वर्क भी इन्वॉल्व कर लिया अगर स्टेटमेंट को ऐसे दे देगा तो, और बस उसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे वर्क वाले भी लाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ऑप्शन डी 12। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है क्यों, बिकॉज इजी कंसेप्ट। इफ 72 मैन कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ इन 21 डेज। तो देखो 72 मैन M1 देन D1 21 डेज, और ये 280 मीटर है, ये क्या है, ये है क्या, ये दीवार बना रहे हैं। अच्छा, तो दीवार बनाना एक काम है ना, अगर 280 मीटर दीवार बनाई या 300 मीटर दीवार बनाई या 600 मीटर दीवार बनाई तो एक काम है ना। 300 मीटर दीवार बनाने में जो जितनी भी एनर्जी लगेगी, जितना भी काम करना पड़ेगा, उससे डबल काम 600 मीटर दीवार बनाने में करना पड़ेगा। तो ये जो जितनी लेंथ इन्होंने बनाई है ना दीवार की, वो रिप्रेजेंट करती है वर्क को कि इन्होंने इतना काम किया। अगर ठेकेदार बंदों से आकर पूछेगा हाँ भाई कितना काम किया, तो क्या बोलेंगे, साहब जी 280 मीटर लंबी बना दी, इतना काम हो गया। तो ये क्या है, ये वर्क है। तो वर्क को हम कहाँ पर लिखते हैं भाई, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 280 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं दूसरी सिचुएशन बोल रहा हूँ, हाउ मैनी मैन कुड टेक 18 डेज, तो कितने बंदे 18 दिनों के अंदर टू बिल्ड ए सिमिलर वॉल ऑफ लेंथ, उसी तरह की एक दीवार बनाएंगे जिसकी लेंथ 100 है। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ रही है बात, उसी फॉर्मूले के अंदर एग्जामिनर आपसे वैल्यूज पुट करवा रहा है, सिंपल सी बात है। तो देखो भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, देन 2 5 10, 2 14, 7 दूनी 14, 7 21, देन 18 चौके 72, 2 दूनी 4, इस 5 को भेज दो उधर, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 5 दिए 15 दूनी 30, 15 गलत बोल दिया मैंने 30, ये 2 भी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करो भी फिर। 20 मैन, ओके 20 मैन कैन बिल्ड ए 56 मीटर लॉन्ग वॉल, मतलब कि ये वर्क है, कितनी लंबी दीवार बनाई, नीचे आ गया, इन 6 डेज। ओके 6 डेज आ गया, तो ये क्या हो रहा है M1D1W1 इज इक्वल टू M2D2W2, बस यही हो रहा है। तो इज इक्वल टू व्हाट लेंथ ऑफ सिमिलर वॉल, अच्छा मतलब कि कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, वर्क पूछ रहे हैं, दीवार की लेंथ नीचे लिख रहे हो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नीचे लिख दोगे। कैन बी बिल्ट बाई 35 मैन इन 3 डेज, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मार्क अभी निकाल देते हैं। देखो
तो भाई 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा जी 5 7 35, 5 चौके 20, देन 4 से 4 दूनी 8 होता है, 8 7 56। इस क्वेश्चन मार्क को मैं ले जाऊंगा उधर और इस 7 को मैं ले जाऊंगा उधर, तो ये हो जाएगा 49। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गई 49, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए, 49 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो अब एक बार आप ये ट्राई करो भाई, ट्राई करो जरूर। इफ पी मैन वर्किंग पी आवर्स पर डे, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है पी मैन, मैं यहाँ पर पहले आपको फॉर्मूला बता दूं, M1 उसने बता दिया, पी आवर्स H1 बता दिया, फॉर पी डेज D1 बता दिया, एंड प्रोड्यूस पी यूनिट्स ऑफ वर्क, और पी यूनिट काम कर रहे हैं, यानी कि उसने W1 बता दिया। बस ये फॉर्मूला है M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओबीएस है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस चीज़ को उसने यहाँ पर यूज किया है। अब देखो, अब हम सोल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इफ पी मैन, तो हम क्या लिखेंगे P इंटू वर्किंग P आवर्स इंटू P पर डे फॉर P डेज इंटू P प्रोड्यूस P यूनिट्स ऑफ वर्क, अच्छा काम है P यूनिट, ये लो भाई नीचे P इज इक्वल टू देन द यूनिट्स ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड, अच्छा तो कितना वर्क प्रोड्यूस करेंगे, काम के बारे में पूछ रहा है, तो ये लो भाई नीचे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बाई n मैन, ओके n मैन वर्किंग n आवर्स, ओके n आवर्स फॉर ए डे फॉर n डेज, अच्छा n डेज। तो बस यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो भाई एक पी से एक पी कैंसिल आउट हो गया, इस क्वेश्चन मार्क को ले जाओ उधर, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क मैंने पहुंचा दिया ऊपर, और इन दोनों पी को ले आओ यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2p, तो आंसर क्या आ जाएगा n³ बटे p स्क्वायर, यानी कि क्या है ऑप्शन डी। एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, तो कितना टाइम लगेगा इसको करने में, जब आपको एक्चुअल में ये कंसेप्ट आता होगा, ठीक है। तो भाई एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई करो जरा। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गैस ऑन बर्निंग 6 बर्नर्स फॉर 6 आवर्स ए डे फॉर 8 डेज इज ₹450। अब हो सकता है आपको ये लगे कि भाई ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, मान लो रुपए खर्च करना एक काम है, एक काम है कि भाई जा 1 रुपया खर्च कर, तू इतनी गैस जला कि 1 रुपया खर्च हो जाए। जब गैस जलाते हैं तो काम गैस जला के काम करते हैं कि भाई तू इतना हलवा बना कि 400 रुपये की गैस खर्च हो जाए, तो इतना हलवा बना कि 600 रुपये की गैस खर्च हो जाए। तो जितने रुपए की भी गैस खर्च हो रही है उतना काम हो रहा है ना ऊपर, तो ये जो रुपए खर्च करना है ये काम है, ये काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना ज़्यादा काम होगा उतने ज़्यादा रुपए लगेंगे, उतने की गैस खर्च होएगी। समझ में आ गई बात? तो इसको आप वर्क की जगह ट्रीट करोगे। क्लियर है? ये क्या होएगा, वर्क, कि भाई जितने ज़्यादा घंटे तक ये बर्नर चलेंगे उतने ज़्यादा रुपए लगेंगे, उतना ही ज़्यादा काम होएगा। तो इन क्वेश्चंस के अंदर बस यही एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई वर्क की तरह इसको क्यों ट्रीट करेंगे, बस वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 6 बर्नर फॉर 6 आवर्स, तो 6 बर्नर फॉर 6 आवर्स ए डे फॉर 8 डेज डिवाइडेड बाई कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 450। अब दूसरे केस में क्या बताया है, देन हाउ मैनी बर्नर्स, तो भाई कितने बर्नर कैन बी यूज्ड फॉर 10 डेज एट 5 आवर्स ए डे फॉर ₹625। तो बस अब हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, अभी कर लेते हैं। देखो तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 25 है ना नीचे, तो 25 से मैंने 25 पर काटा, 1 5 यहाँ से खा गया मैं, 1 5 यहाँ से खा गया, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे मिला 2, तो 2 चौके 8, देन 25 5 5 निम्मे, तो ऊपर क्या है, ऊपर है भाई 3 दूनी 3 तिये, अब नीचे 30 बच गया, तो 5 छिक्के 30, 6 से 6 गया, तो क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू आ गई, 4 दूनी 8। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा शंका हो कि हमने इसको काम क्यों लिया, तो जो बात मैंने बोली है पीछे उसको एक बार सुनो और उसके बारे में सोचो, ठीक है। सोचने से क्लियर होते हैं इस तरह के डाउट, ठीक है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस कैन डिग ए ट्रेंच 100 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर डीप। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उसने ये बताया है ये खाई खोदनी है 100 मीटर लंबी, ठीक है भाई 100 मीटर लंबी, ओके, ये 100 मीटर है, 50 मीटर ब्रॉड, अच्छा 50 मीटर चौड़ी, अच्छा ये खाई खोदनी है, एंड 10 मीटर डीप, अच्छा 10 मीटर डीप भी खोदनी है, अच्छा तो ये खाई खोदनी है, ठीक है, इन 10 डेज। तो यहाँ पर ये जो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है ना, ये क्या है, देखो एक तो इतनी मिट्टी खोदनी पड़े,
लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बता दी ना, और एक मैं बंदों को बोलूं कि भाई आप ये खाई खोद दो, ये वाली, एक ये खाई खोदनी पड़े, एक ये खाई खोदनी पड़े, तो ये है क्या, ये काम ही तो है। एक तो इतना काम है, एक इतना काम है। जैसे पीछे हमने दीवार बनाने वाली बात की थी, उसके अंदर की भाई दीवार की जो लेंथ है वो काम को रिप्रेजेंट करती है कि भाई कितनी दीवार बनाओगे, जितनी लंबी दीवार बनाओगे उतना ज़्यादा काम है, कि भाई किसी ने इतनी लंबी दीवार बनाई, किसी ने इतनी लंबी दीवार बना दी। तो ये जो खाई खोदने वाला बात है, ये भी काम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कितनी खाई खोदें, कितनी मिट्टी को बाहर निकालें। तो कुल मिलाकर जितनी मिट्टी आप बाहर निकाल रहे हो वही आपका काम है, मतलब कि इस चीज का वॉल्यूम आपका काम है। जितने भी आप खाई खोद रहे हो वो किस चीज पर डिपेंड करेगी कि कितना काम है, वो डिपेंड करता है कि उसके वॉल्यूम पर, वो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ पर नहीं डिपेंड करता। अगर आपको लग रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ पर डिपेंड करता है, तो मैं क्या बोलूंगा अपने लोगों को कि भाई ये खाई खोदनी है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो उतनी है, पर इसको धरती के आर पार निकाल दो अब खोद खोद के, वो तो बेचारे मर जाएंगे, कितना काम हो गया। और मैं बोलूंगा काम तो उतना ही है, लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम है। तो तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इस चीज़ पर उनका काम डिपेंड करता है कि काम कितना है। तो ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, ये उनके काम की जगह आए हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले में रख दें फिर, तो चलो भाई रख देते हैं। तो यहाँ पर इसने बोला ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, तो इसने बताया नहीं कितने बंदे हैं, मैंने मान लिए पी, चलो भाई पी पर्सन है। कैन डिग ए ट्रेंच 100 मीटर लॉन्ग, तो दो सिचुएशन लिखनी है ना। कैन डिग ए ट्रेंच 100 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ पर मैंने मान लिया 100 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर डीप। जो इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है उसको मैंने काम की जगह लिख लिया, वो काम को ही रिप्रेजेंट करती है। इन 10 डेज, इनटू 10 डेज, देखो यहाँ पर मैंने डेज लिख लिए, यहाँ पर M1, यहाँ पर D1 और नीचे लिख लिया W1। अब वो क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस नंबर ऑफ पर्सन, कि डबल बंदे, तो बंदे कितने हो गए 2P, पहले मैंने P माने थे। ट्वाइस नंबर ऑफ पर्सन्स कैन डिग अनदर ट्रेंच, तो जो दूसरी खाई है वो खोदनी है 20 मीटर ब्रॉड, अच्छा 20 मीटर ब्रॉड एंड 15 मीटर डीप, 15 मीटर डीप इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर। तो इसने पूछा क्या है, देखो एक चीज मिसिंग है, द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेंच इज, तो दूसरी ट्रेंच की लेंथ कितनी है। तो लेंथ यहाँ पर कहाँ पे लिखी है, नीचे लिखी है ना, तो नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई ये चीज निकालनी है। तो बस अब इसको सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन डिपेंड किस पे करते हैं कि बस एक बार आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हुए जान लिया कि अच्छा यार ये तो वो वाला क्वेश्चन है, और हर एक वैल्यू को परफेक्ट जगह पर रख दिया, उसके बाद काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैल्यूज़ को। ठीक है, देखो 15 दूनी 30, पी से पी गया, 10 से 10 गया, देन 2 और 2 होता है 4, 4 5 20, 5 से गया ये 5, तो क्वेश्चन मार्क के सामने क्या लिखा हुआ है 100 इंटू 10, तो यहाँ पर है जी 1000, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 1000, 1000 मीटर लंबी होगी वो खाई। समझ में आ गई बात। तो अभी तक हमने एफिशिएंसी को इन्वॉल्व नहीं किया ना, लेकिन यार कंसेप्ट अलग नहीं है, एफिशिएंसी को इन्वॉल्व करें या ना करें, कंसेप्ट यही है, अंडरस्टैंडिंग यही है। फिर भी एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लो सर, ठीक है, एक बार सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके देख लेते हैं, इतना अच्छा लगता है फॉर्मूला। तो भाई देखो M1D1H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 E2 अपॉन W2। ये मैंने आपको बताया था। आप देखो 30 मैन वर्किंग 14 आवर्स ए डे, 30 बंदे 14 घंटे काम कर रहे हैं, कैन बिल्ड ए स्कूल ऑफ 10 रूम्स, एक स्कूल बना रहे हैं 10 रूम का। तो ये 10 रूम क्या है, ये 10 रूम है काम। उनको स्कूल 10 रूम का बनाना है, या 10 रूम की जगह अगर 20 रूम का बनाना पड़ जाए तो डबल काम हो गया, 30 रूम का स्कूल बनाना पड़ जाए तो 30, तो 3 गुना काम हो गया, ट्रिपल काम हो गया। तो समझ में आ गई, ये 10 रूम का तो स्कूल बनाना है और 15 रूम का हॉस्पिटल बनाना है। ये काम है कि हॉस्पिटल में ज़्यादा काम है, 10 की जगह 15 कमरे बनाने हैं। क्लियर है। तो देखो भाई यहाँ पर 10 रूम को मैं कहाँ पर लिखूंगा, नीचे वर्क की जगह। तो 30 मैन वर्किंग 14 आवर्स ए डे कैन बिल्ड ए स्कूल ऑफ 10 रूम इन 38 डेज। अच्छा 38 डेज, ओके। हाउ मैनी चिल्ड्रन, अच्छा तो यहाँ पर अब वो चिल्ड्रन की बात कर रहा है, यहाँ पर वो बात कर रहा था मैन की, यहाँ पर अब बच्चे आ गए भी, चाइल्ड लेबर हो रही है। देखो हाउ मैनी चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए हॉस्पिटल ऑफ 15 रूम्स, तो भाई कितने चिल्ड्रन 15 रूम का, जो 15 रूम है वो काम है इसलिए नीचे लिख दिया, इन 57 डेज वर्किंग 6 आवर्स डेली, वर्किंग 6 आवर्स डेली। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर जो चीज़ काम कर रही है वो है चिल्ड्रन, और यहाँ पर जो चीज़ काम कर रही है वो है मैन।
तो भाई अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप इज इक्वल टू नहीं लगा सकते भाई। यहाँ पर कोई और काम कर रहा है, यहाँ पर कोई और काम कर रहा है। तो अब उसने क्या बताया है, अब उसने बताया है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन इज 3:2। मैन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। तो यहाँ पर अब हम एफिशिएंसी ई की जगह वो वैल्यू भी पुट करेंगे, मैन की 3 है, चिल्ड्रन की 2 है, अब इज इक्वल टू लगा सकते हैं, एफिशिएंसी को भी बैलेंस कर लिया ना। तो अब देखो भाई इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, अभी निकाल देते हैं, कोई बात ही नहीं। देखो अभी इसको कैंसिल आउट करते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिये 57, ठीक है। 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 गया, 6 दूनी 12, तो भाई 12 30 दूनी होता है 60, तो 12 पंजे 60 और एक 7 बच गया, तो 7 तिये 21 पांजे 105। तो कुल मिलाकर 105 बच्चे चाहिएंगे, ये कैंसिल आउट तो आप कर ही लोगे ना, 105 बच्चे चाहिएंगे इस काम को करने के लिए। तो भाई ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बस जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अच्छा वो वाला क्वेश्चन है ये, फिर तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अब मिलता हूँ मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर 4 में।